साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 9 एयर एंड वाटर। तो ये जो चैप्टर है ये इसका सेकंड अपलोड है, क्योंकि फर्स्ट अपलोड में एक दिक्कत हो गई थी, हमारा जो माइक था वो ख़राब हो गया था। और क्योंकि माइक ख़राब हो गया था तो हमने बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा था, इसलिए हमने इसके जो वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक को लगा दिया। पर उससे कई सब्सक्राइबर्स को दिक्कत आ रही थी, तो पर अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो को फिर से शूट कर रहे हैं और साथ ही में इस बार हमने एक नया माइक ले लिया है। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि जो एयर है वो हमारे अगल बगल हर जगह है, हम उसे देख सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, उसे सूंघ भी नहीं कर सकते, सूंघते भी नहीं हैं उसको, और टेस्ट भी नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते। ठीक है, बस हम कुछ कर सकते हैं एयर के साथ, तो वो है हम उसे फील कर सकते हैं। हम एयर ब्रीथ करते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं, बस जीने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। और साथ ही में अब वाटर की बात करी जाए तो देखो 70% जो है अर्थ का वो वाटर ही है। वाटर से ही हमारी जो अर्थ है वो 70% कवर्ड है, और उसमें भी जो 60, और अगर इवन हमारी अर्थ की बात ना करके अपनी पर्टिकुलर बॉडी की बात करें तो उसमें भी हमारी जो बॉडी का वेट है वो 275 जो है % जो है वो बॉडी का वेट हमारी वाटर का ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है कि जो वाटर और एयर है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमें मिले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ की जो सराउंडिंग है, ठीक है, अर्थ जो है वो एक थिक लेयर से कवर्ड है, तो वो हो गया उसका, क्या हो गया, वो उसका एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, और देखो जो एटमॉस्फेयर है वही पॉसिबल कर पाता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा अर्थ का, अच्छा, या अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ भी अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, देखो जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो उसमें होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन। तो इसको तो आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन से ही हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसी से हम ब्रीद करते हैं तो हम अलाइव रहते हैं। ठीक है, वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ होती है हमारी जो ऑक्सीजन है, और जो एयर है वो कंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब जो, और साथ ही में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब कि एक टाइप का मटेरियल जिससे आगे चल के भी कुछ बनने वाला है। तो ये टाइप का रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है मतलब कि फोटो मतलब सन, और सिंथेसिस मतलब मेकिंग ऑफ फूड। तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स के खाना बनाने में भी काम आता है। अब आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे होगे ओजोन लेयर का। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या है, तो देखो ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो हार्मफुल रेडिएशन जो है उन्हें ब्लॉक करती है। मतलब कि वो हार्मफुल रेडिएशन कहाँ से आती है, वो जो सन से बहुत तेज़ धूप आती है, जिससे इंसान को, ह्यूमन क्या छोड़ो, तुम पूरी अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो वो उस हार्मफुल रेजेस को ब्लॉक करती है, और उससे क्या होता है कि वो अर्थ के सरफेस पे वो हार्मफुल रेजेस नहीं पहुंचती हैं ओजोन लेयर की वजह से, और तब भी सर्वाइवल है अर्थ पे। वरना कोई भी लिविंग बीइंग और कोई भी सर्वाइवल नहीं होगा अर्थ पे अगर ओजोन लेयर नहीं होगी। तो अगर अर्थ जो है ओजोन लेयर से कवर्ड नहीं होगी तो कोई भी लिविंग या फिर कोई भी लाइफ ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर जो है वो मेंटेन करता है राइट टेम्परेचर अर्थ पे। ये प्रिवेंट करता है डे टाइम बिकमिंग वेरी लो, मतलब कि ये जो सनसेट है इन सबको भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, और इसकी जितनी भी लेयर्स है ना ये सारी इनको आप रट लेना। और इनका काम क्या होता है, आपको बस क्या रटना है कि वो कहाँ से, उसकी लेंथ को रटना है कि वो कहाँ से कहाँ तक का यूज़ होता है, ये रटना है एक चीज़। दूसरी आपको रटनी है कि वो कहाँ, मतलब उसका क्या काम होता है, जैसे वो कहाँ पे कहाँ तक पहुँचती है, बस यही सब चीज़ें रटनी है और उसका नाम रटना है। कहीं ऐसा हो कि आप इनर मोस्ट आप लिख के आ जाओ एग्जोस्फेयर में तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा लेयर जो आता है, सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो है हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे ये जो लेयर है सबसे ज़्यादा पास है ग्राउंड के, इसके बाद कोई इसके ऊपर फिर है। ठीक है, मतलब कि इसके कहने का मतलब है अंदर वाली सबसे जो लेयर है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, और वो एक्सटेंड होती है पूरी 7 to 17 किलोमीटर्स तक। ठीक है, और ये जो अर्थ की जो यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में जो क्लाउड है, रेन है, स्मोक है, ये सब यहीं पे ये सब होते हैं। जो आप देखते हो धुआं उड़ रहा होता है ऊपर आसमान में, कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप देखते हो कि ऊपर धुआं हो रहा होता है, तो वो कौन सी लेयर में हो रहा होता है अर्थ की, वो हो रहा होता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और क्लाउड वगैरह भी, बारिश वगैरह भी सब ट्रोपोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि देखो हम ब्रीथ भी कौन सी लेयर में कर पाते हैं, मतलब अगर हम ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो हम ब्रीथ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ब्रीथ भी कंफर्टेबली कौन सी लेयर में कर पाते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर में ही ब्रीथ भी ढंग से कर पाते हैं। और ये जो है ना, ये जितना, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी ही हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ऑक्सीजन को जो लेवल है वो कम होने लगता है। ऑक्सीजन कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है, प्लांट तो नीचे रहते हैं, है ना, तो जितना ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन तो मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो होती है ये जो होती है ना सेकेंड लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये कहाँ तक होती है, ये 17 to
50 किलोमीटर्स तक होती है और ये इतनी अबव होती है अर्थ से। जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। जो ओजोन लेयर है वो भी इसी का ही पार्ट है। ओजोन लेयर भी जो है वो इसी लेयर का पार्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर का। जो प्लेन्स हैं वो भी कहाँ फ्लाई होते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई होते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन्स वगैरह हैं ये सब भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई होते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों होते हैं, हमारे जो थर्मोस्फेयर में क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे वेदर चेंजिंग होती है, जैसे हमें पता ही है क्लाउड, रेन, ये सब यहाँ पे होता है। पर अगर यही प्लेन उड़ने लगेगा तो प्लेन को कितनी दिक्कत होगी, इसलिए वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। तो ये तो याद कर लो, स्ट्रेटोस्फेयर और प्लेन इन दोनों का डीप कनेक्शन है, ये एग्जाम में आते हैं ये दोनों। देन हम पढ़ेंगे मेसोस्फेयर। तो ये जो होती है थर्ड लेयर होती है और ये एक्सटेंड होती है 50 to 85 किलोमीटर्स। और ये जो लेयर होती है ना, ये बर्न लेयर कहा जाता है। मतलब कि अगर ऊपर से कोई भी शूट होता है, कुछ भी आता है, तो इस लेयर आने तक में, इस लेयर में जब आता है तो वो नीचे जाके टूटने, मतलब जल जाता है। इस लेयर में चीज़ें जो है वो जलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इतनी ऊपर होती है कि नेक्स्ट यहाँ पे हम फोर्थ लेयर हम पढ़ेंगे अपनी, जिसे हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। तो ये जो लेयर होती है, ये लेयर जो होती है थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है अर्थ की, और ये 85 to 800 किलोमीटर्स तक की होती है। इसका जो स्पेस, इसमें क्या होता है, इस लेयर में जो स्पेस की जो शटल्स होती है ये सब उड़ते हैं, ठीक है। मतलब सैटेलाइट्स वगैरह ये सब उड़ती हैं इसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप बुक में भी देख सकते होगे अपने। ये वाली जो लेयर है सबसे ऊपर की, इसकी बात करी जा रही है। इधर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जोस्फेयर क्या होता है, एग्जोस्फेयर जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। एग्जोस्फेयर, इसको याद कर लो, ये 5th लेयर है और ये आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ पे जो एयर है वो बहुत थिन हो जाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उड़ती हैं यहाँ पे, और यहाँ यहीं पे जाके वो लॉन्च करी जाती है, तो इधर लॉन्च करने का टारगेट भेजा जाता है, ठीक है। और बियॉन्ड देखो, जब अगर हम बात करें कि एग्जोस्फेयर के बाद क्या है, तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो हमारा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो अगर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं इनोस्फेयर जो है, इसकी बात करी जाए तो ये एग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर बोथ के ऊपर, मतलब दोनों को ही ऊपर छोड़कर इनके ऊपर होती है, इनके ऊपर ओवरलैप होती है, और यहाँ से जो है वो रेडियो वेव्स आते हैं, ठीक है। तो इनोस्फेयर से याद कर लो रेडियो वेव्स, और इनोस्फेयर को दोनों को रट लो। नेक्स्ट हम आते हैं एयर पे। तो एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। अभी हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, अब हम एयर पढ़ते हैं। देखो एयर का कॉम्पोजिशन जो है, देखो एयर जो है वो बहुत सारी कलरलेस गैसेस का मिक्सचर है, मतलब कि ऐसी गैसेस जिनका कलर नहीं है, वो उनकी मिक्सचर है। और साथ ही में इसमें ऐसी कैसी गैसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एर्गॉन है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और ओजोन, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे गैसेज हैं, ये सारी जो होती हैं। और साथ ही में इसी में ये इतने ही नहीं है, वाटर वेपर वगैरह, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये पोलन और स्पोर्स, ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब इसके कॉम्पोजिशन है एयर के, मतलब कि एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कि एयर के अंदर क्या क्या मिला है, एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, सबसे पहली जो गैस है उसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन। देखो जो 21% ऑफ एयर होता है वो ऑक्सीजन से बना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कह सकते हो कंपोनेंट को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो हमारे एयर की है। अभी एयर का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कैसे है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को, वो भी अर्थ के ऊपर। बर्निंग भी जो है इवन इसी से पॉसिबल है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे बर्निंग नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फायर को सपोर्ट नहीं करती है, पर बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। बट जो ऑक्सीजन है जस्ट उसके अपोजिट है, और वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो 78% ऑफ एयर का पार्ट है, सबसे ज़्यादा लार्ज। और ये जो प्लांट और एनिमल जो है ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो सॉइल से यूज़ करते हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब कि जैसे सॉइल में जो नाइट्रोजन है, ठीक है। मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप ये मान लो ये आपकी सॉइल है और इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये तो ऐसे ही है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो इसको और अच्छा बना देंगे, ठीक है, और इसको सपोर्टिव बना देंगे, और अब जो प्लांट है वो उसको सॉइल के थ्रू ले सकता है। और जब प्लांट ले लेगा तो एनिमल इसको खा के ले लेगा, प्लांट को खा के एनिमल ले लेगा, दूसरा एनिमल उस एनिमल को खा के ले लेगा। तो ऐसे जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई होता है। नेक्स्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमेनिंग गैसेज में आता है 1%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एर्गॉन जो है वो एर्गॉन की जो बात हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एर्गन जो है ना वो कलरलेस और ओडरलेस, मतलब कि जिसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और जिसका कोई कलर भी नहीं होता, वो वैसी गैस है और वो यूज़ होती है बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को बनाने में। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करी जा रही है हीलियम की। तो देखो हीलियम जो है वो यूज़ होता है फिल करने के लिए बैलून्स को। देखो हीलियम जो होती है सबसे हल्की हवा होती है। जब आप लोग बड़े हो जाओगे आप लोग पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे सबसे नंबर 1 पे आएगी हीलियम की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती है हीलियम जो होती है, ठीक है, सबसे हल्की गैस होती है वो। तो
हीलियम जो है वो सबसे हल्की होती है और उसमें जो बलून आप देखते हो उड़ते हैं, उनके अंदर आप समझ जाओ हीलियम है, ठीक है। नियॉन जो है वो किस लिए यूज़ होती है, देखो नियॉन से मतलब चमकना समझ लो। तो ये जो नियॉन होती है ये साइन बोर्ड्स के लिए यूज़ होती है, ऐसे बोर्ड्स को बनाने के लिए नियॉन गैस का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वाटर वेपर की बात करी जा रही है। तो देखो एयर मतलब कि जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे वाटर वेपर होता है, मतलब कि ऐसा एयर जिसके अंदर थोड़ा नमी है, थोड़ा पानी है, वो वाटर वेपर हो गया। अब देखो ड्यू टू हीट फ्रॉम सन और वाटर, हम सबको पता ही है कि क्लाउड कैसे बनते हैं। तो जब वो क्लाउड बनते हैं हमें पता है इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होता है तो जो पार्टिकल्स जो पानी होते हैं वो गैस बन जाते हैं। तो वो गैस तो बनते हैं, पर जो वो गैस के फॉर्म में होते हैं तो उस गैस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, मतलब कि एयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला जो है वो एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इसको याद कर लेना, ऐसे आ जाएगा नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, नेम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो देखो एयर जो है वो मैटर कंटेन करती है, मतलब कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये अगर आप समझ लो कोई ये बलून ही का एग्जांपल ले लो, सामने बना हुआ है। तो ये जो बलून है इसके अंदर आपने एयर भरी, तो एयर ने जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया, मतलब कि अपनी स्पेस को लिया, ठीक है, अपने लिए जगह बनाई एयर ने, तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस। नेक्स्ट क्या है कि एयर हैज़ वेट, एयर के पास जो है वो वेट है। अब देखो जो एयर है वो बहुत हल्की होती है, ठीक है, डजंट हैव वेट, ऐसा हम सबको लगता है, पर फिर भी उसके पास वेट होता है। कैसे होता है, अब देखो इस एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसमें बलून में एयर भरा है, इसमें नहीं भरा है, कौन ज़्यादा भारी है, ये वाला भारी है, इसका मतलब कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, सॉरी एयर हैज़ वेट, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर। देखो हम सबको पता है, जैसे अगर हम अपना जो हाथ है, ठीक है, अपनी जो पूरी पावर है उसको हम एक वुडन डोर के अगेंस्ट लगाएं, ठीक है, पूरा जो फोर्स है उसे हम उधर लगाएं, तो देखो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है गेट को बंद करने के लिए, तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सबको पता है, अब पता चल गया एयर की जो कितनी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है। फिर भी देखो उसमें से एक एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उनमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब कि हम एयर जो हमारी जो अर्थ है उससे चिपके तभी रहते हैं जब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है, तभी हम जो हमारी जो अर्थ है उससे चिपके रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो एयर प्रेशर होता है, अगर आप देखो जितना हम ऊपर जाते जाते हैं ना, उतना ही जो है वो एयर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो क्या होगा, कभी आप प्लेन में बैठो तो प्लेन में जेल पेन नहीं लेके जाते लोग, क्योंकि जो जेल पेन है वो आगे चल के ऊपर जाके लीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एयर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म करना स्कूल में अपने, या फिर टीचर्स करवाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यूजेस ऑफ एयर, ये तो एक्टिविटीज़ को ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है, अब हम यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हमें पता चल गया जीने वीने सब के लिए तो एयर की ज़रूरत ही होती है। उसमें से सबसे पहले देखो ब्रीदिंग आती है, पूछ लेगा 3 यूजेस ऑफ एयर, 4 यूजेस ऑफ एयर, तो आपको बताना है, ठीक है। देखो ब्रीदिंग, हम सबको पता है कि जो लिविंग बीन है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब एयर में, तभी जो प्लांट्स और एनिमल है वो उसको यूज़ कर पाते हैं। और रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि ब्रीदिंग कर पाते हैं, ठीक है। बच्चे रेस्पिरेशन समझ नहीं पाते कि क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। नेक्स्ट है बर्निंग के लिए एयर का बहुत पीछे हाथ होता है, हम सबको पता है, अभी हमने देखा ही कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है बर्निंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मटीरियल एंड कैरिंग, मतलब कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन कैरिंग, मतलब क्या मतलब है इसका कि अब देखो कहीं दूर खाना बन रहा है, ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो इधर खड़ी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, हवा चली इसकी स्मेल मेरे तक आ गई, तो इन्फॉर्मेशन आ गई ना मेरे पास कि भाई इधर खाना बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अगर हम बातें भी करते हैं, इवन ये तो बहुत मैंने बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, अगर आप बातें कुछ बोल भी रहे हो और दूसरे वाले इंसान को कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो वॉइस है वो एयर के साथ इधर उधर से टकरा के वाइब्रेट होकर दूसरे बंदे के पास पहुँची है। तो ये जो वाइब्रेशंस है ये भी कैसे पहुँच रही है, साउंड और मतलब एयर की वजह से ही पहुँच रही है, ठीक है। आपकी बात मेरे कान तक कैसे पहुँच रही है, एयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन जो है ये क्या होता है कि देखो जब जो एयर होती है वो पॉलन लेके जाती है। पॉलन मतलब कि जैसे अगर समझ लो, मैं एक बार थोड़ा अच्छा पेन लेके आपको दिखाती हूँ जो चमके तो आपको समझ में आए। हाँ, तो जैसे ये पॉलन है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन बनाया, मतलब कि ये तो है नहीं, वैसे रोज़ है, रोज़ में भी होते हैं पॉलन, ठीक है। तो जैसे आप रोज़ देखना तो उसके अंदर आपको बीज से दिखेंगे छोटे छोटे, तो वो जो होते हैं वो पॉलन होते हैं। या तो क्या होगा कि जैसे बहुत हवा चलेगी किसी दिन तो उससे पॉलिनेशन हो जाएगा उस दिन, जिस दिन बहुत हवा चली, मतलब कि इसके जो बीज है कुछ उड़ उड़ के कहीं ना कहीं गिर गए, इधर आके गिर गए, इधर आके गिर गए, तो पॉलिनेशन हो गया। अब ये जो बीज आके गिर गए, कल को यही जब बारिश होगी तो यही पेड़ बन जाएंगे, तो ये हो गई पॉलिनेशन, ठीक है। और ये फ्रूट्स के साथ भी होता है, कई सारी चीज़ों के, कई से फ्रूट्स के साथ हो गया, फ्लावर्स के साथ हो गया, तो यही होता है। नेक्स्ट है सबसे इजी ड्राइंग पर्पसेस। हम सबकी मम्मी रोज़
कपड़े फैलाती हैं, मतलब जिस दिन बारिश ना हो उस दिन तो फैलाती, उसके अगले दिन फैलाती है, जिस दिन अगर बारिश नहीं होगी तो उस दिन फैलाएगी, बारिश वाले दिन नहीं फैलाती, बाकी तो फैलाती ही है। तो देखो ड्राइंग पर्पसेस मतलब कि कपड़ों को सुखाने के लिए भी एयर का यूज़ होता है, इसको तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। देखो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है कि देखो वाटर जो है वो एक और चीज़ है, सपोर्ट करती है जो नेचर की लाइफ को, ठीक है। हम सबको पता ही है कि किसी चीज़ की जर्मिनेशन, ग्रोथ, हर चीज़, सीड का भी जर्मिनेशन और ग्रोथ वाटर की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट से आप लोग क्या समझते हो? देखो वाटर जो है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो डिज़ोल्व हो सकता है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, ठीक है। और ये वाटर की क्या है? प्रॉपर्टी है, और ये ही प्रॉपर्टी उसे हमारे लिए और भी यूज़फुल बनाती है। जैसे कि देखो कुछ अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं तो जो सी वाटर होता है उसके अंदर वो बहुत बड़ा सॉल्यूबल होता है। किस चीज़ का? देखो वो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। अब देखो कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जो हमें ऐसे नहीं दिखती नेकेड आइज से, पर जब हम उसे बॉईल करते हैं उसी वाटर को तो वो हमें बाद में तब जाके दिखती है, ठीक है। अब देखो शुगर और सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती हैं, वो हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जब वो डिज़ोल्व हो जाती हैं तो वो हमें दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि कैसे और कुछ चीज़ें होती हैं पर जो डिज़ोल्व नहीं होती है वो हमें वाटर में दिखती हैं। पर वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं इसलिए है क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हमने पानी बात करी कि कैसे पानी में कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है, हमें दिखती नहीं है, तो क्या हम गंदा ही पानी पी लें? नहीं, हम गंदा पानी नहीं पी सकते, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, हमारी पेट की क्या बात, और भी आगे तक कॉन्सिक्वेंसेस पहुँच सकती है, बन सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वाटर को क्लीन करना होगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालना होगा। तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकालेंगे? देखो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, ऊपर हम अभी देख के आए हैं। देखो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो हमें दिखती नहीं है पर वो पानी के अंदर होती है, मतलब कि वो अंदर होती है पर हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो वो हो गई वो हो गई हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो अब ये जो होती है इन्हें हम कैसे, ये देखो इन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारी जो घुली नहीं है, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं वो तो हो गई इनसॉल्युबल, और जो घुल गई इम्प्योरिटीज़ वो हो गई सॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमें दिख रही हैं। अब जैसे मिट्टी डाली तो ये इनसॉल्युबल है क्योंकि ये घुला नहीं है, ये हमने इसके अंदर डाला और हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई और पानी साफ़ वाला ऊपर आ गया और हम इसको इधर भेज देंगे। अब देखो यहाँ पे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स और डिकेंटेशन, ये सब वर्ड बहुत यूज़ हो रहे हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहला क्लीनिंग वाटर का एक तरीका है वो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। मतलब कि देखो जब जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, हैवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा, जैसे अब सॉइल है वो क्या हुआ, वो नीचे बैठ गई, क्यों? क्योंकि वो वाटर से ज़्यादा भारी थी। तो जब वो बैठ गई नीचे, जब चीज़ें जो है, जो इम्प्योरिटी है वो जब वो नीचे सेटल हो जाती है तो वो हो गई हमारी सेडिमेंटेशन। देखो एस फॉर सेटल, एस फॉर सेडिमेंटेशन, इस चीज़ से आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है, और जो इम्प्योरिटीज़ के जो पार्टिकल्स हैं जो नीचे जाके बैठ गए उन्हें हम बोलेंगे सेडिमेंट, जो सेटल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑफ पोरिंग, अब हमने यहाँ पे इसको साफ़ तो कर दिया, ठीक है, हमने इसको नीचे बैठा दिया और अब हम जो इसको इसमें चेंज करने लगे, इसको इसमें डालने लगे, जो ये पूरे डालने का प्रोसेस है इसको भी हम साइंस में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। अब हमने इसको डाल दिया, हमारे पास साफ़ पानी आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, सेकंड टाइप से हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। या अब ये तो हो गई हमारी जो हमें दिख रही है पर बहुत बड़ी है, ठीक है, हमें दिख रहा है गंदगी, सॉइल बहुत बड़ी गंदगी थी, हमें दिख रही थी, हमें नॉर्मल आंखों से दूर से दिख जाती है वो। तो उसके बाद कुछ छोटी छोटी, जो छोटी छोटी होती हैं पर हमें दिखती हैं, ठीक है, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हमें दिखती हैं उन्हें हम फिल्टर, पर वो बहुत छोटी होती है तो उनको हम फिल्टर करके छान के निकाल सकते हैं, फिल्टराइजेशन से के मेथड से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ को अपने वाटर में से। तो ये हो गई हमारी फिल्टराइजेशन वाली। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब हमने ये तो इनसॉल्युबल हो गई, फर्स्ट हमने पढ़ा कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकालना है, जो हमें दिखती हैं बहुत बड़ी होती हैं वो वाली इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकालना है। अब हम पढ़ेंगे कि हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकाल सकते हैं, जो घुल चुकी होती हैं। उनका फर्स्ट मेथड होता है इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जैसे हम सब पढ़ते ही आए हैं कि कैसे पानी जो उड़ जाता है तो वो होता है इवेपोरेशन। जब हमने पानी को उड़ा दिया, पर हम इतना ज़्यादा भी नहीं उड़ा देना है। देखो जो प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग कर रहे हैं वो भी गर्म करके, तो वो हो गई हमारी इवेपोरेशन, ठीक है। ऑन हीटिंग ओनली वेपर, जो वाटर है वो अलग उड़ जाएगा, ठीक है, वो तो हमारा वाटर अलग उड़ जाएगा, और जो चीनी है, जो भी चीज़ आपने उसके अंदर घोली हुई थी वो नीचे नीचे बैठ जाएगी। अब मैंने यहाँ पानी था उसको उड़ा दिया, नीचे चीनी घोली थी वो नीचे ही बैठ गई आकर वापस। तो ये जो हो गई हमारी इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम जब हमारे क्या आ गई, हमारी इम्प्योरिटीज़ अलग हो गई, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्टिलाइजेशन। तो ये जो डिस्टिलाइजेशन होता है, देखो क्या होता है कि जैसे अगर हम
हम डिस्टिल, पहले आप डिस्टिल का मतलब समझो, मतलब कि गंदा, ठीक है। अब देखो डिस्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो वाटर हमारा जाता है एयर में, जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो जो वाटर हमारा एयर में जाके घुल जाता है, ठीक है। तो जब वो घुल जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलाइजेशन, जो वाटर घुल चुका होता है। अब वो वाटर घुल गया है और वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब जब हम उसे वापस से वाटर में चेंज करेंगे तो वो हो गई हमारी, अब उसके लिए जो हमें सेटअप चाहिए होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि जो इंप्योरिटीज़ जो घुल चुकी होती है उनको हम अलग कर सकते हैं और एक सही वाटर को पा सकते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं डिस्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ये पूरा प्रोसेस है डिस्टिलाइजेशन का। पहले इन्होंने पानी को गर्म करा, ठीक है, बट इवेपोरेट हो जाता, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको ढक्कन को लगाकर बंद कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पतली सी पाइप गई है जिसमें वाटर के जो वेपर्स थे वो आ गए। अब वो आ गए, आते आते बाद में इसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसे यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ तो जो वाटर वेपर था उसको उड़ने नहीं दिया, बल्कि उसको पैक करके इधर ऐसे निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब गंदा पानी को साफ़ कैसे कर सकते हैं। देखो हमें बहुत वो मिली हुई है, हमें रिसोर्स, एज अ रिसोर्स हमें एयर और वाटर मिले हुए हैं, पर हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, रिसोर्सेज का पॉल्यूशन हो जाता है। पर हमें उन पॉल्यूशंस को, उन चीज़ों को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। अब घर पे कैसे स्टेप्स हम उठा सकते हैं, देखो घर पे हम अपने वाटर को खुद से प्यूरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फ़िल्टर्स, ठीक है, आरओ, प्यूरीफायर, ये सब को यूज़ करके आप अपने घर पे सही साफ़ पानी निकाल सकते हो। इधर इन्होंने बता रखा है कि 5-10-15 मिनट के लिए आप पानी को बॉईल करोगे तो कैसे जो जर्म्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वाटर है उसको आप आरओ, फिल्टर, यही सब कर सकते हो, यही बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये जो होता है ये भी यूज़ करा जाता है, ये केमिकल होता है, इसको यूज़ कर सकते हो आप अपने पानी को प्यूरीफाई करने के लिए। वाटर एट वर्क प्लेस, मतलब कि यहाँ पे जैसे आप अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे पता चलेगा कि वाटर का क्या वर्क हो रहा है, मतलब कि वाटर का कैसे वर्क प्लेस है। जैसे कि इधर की हमारा पॉन्ड है, उसके बाद जब उसको वहाँ से, जैसे हम रिवर से अगर ये पानी लेके आए, हमने टैंक में स्टोर किया, तो यहाँ पे बहुत सारी इंप्योरिटीज़ तो नीचे सेटल हो गई। जब वो नीचे सेटल हो गई तो उसके बाद हमने क्या करा, फिल्टराइजेशन करा, मतलब कि उसको हमने इधर सेटल करा, बाकी पानी निकाल के इधर रख लिया। अब हमने उसको क्लोरीन टैंक में डाला, मतलब एक क्लोरीन भी केमिकल होता है जिससे आप वाटर को प्योर कर सकते हो। उसके बाद उसको डालने के बाद जब वो वाटर प्योर हो गया, उसके बाद उसे एक बड़ा सा जो शहर का पूरा टैंक होता है, जो शहर एक टाइप से जो वहाँ का जो टैंक होता है उसमें आपने इसको डाल दिया, उसके बाद ये सप्लाई होगा सिटी पे। तो ये पूरा उसका वापस से सेडिमेंटेशन, फिल्टराइजेशन और ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे वाटर जो है वो काम करते हुए अपने हमारे नलों में आता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है, वाटर रिवर्स और जो लेक हैं इनसे मैंने जैसे ही बताया, यहाँ से पानी कलेक्ट होता है। उसके बाद फिल्टराइजेशन होता है, इसको सैंड ब्रीडिंग, देखो सैंड ब्रीडिंग में क्या होता है, सैंड बेड्स वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, पत्थर रख लेंगे, सैंड रख लेंगे, ये फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर का काम करेंगे आपका, फिल्टराइजेशन इस मेथड से होता है। उसके बाद क्लोरीन मैंने बताया, ये केमिकल होता है जो डाला जाता है, और फिर उसके बाद हमारे घर पे वाटर जो है हमारी पाइप्स में सप्लाई हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था ओवर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक एक्सरसाइजेस करेंगे।